हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन? पक्का? शैल वी स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर कम्युनिकेशन पार्ट 1? सब लोग रेडी है मेंटली फिजिकली? क्विकली सब लोग आपकी नोटबुक में हेडिंग दे दो मेरे साथ। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज ध्यान रखो, कम्युनिकेशन के जो 5 चैप्टर्स है, कितने? 5। सारे 5 चैप्टर्स में जो भी क्लासरूम डिस्कशन मैं कर रहा हूं, उन क्लासरूम डिस्कशन को जो भी एग्जाम्पल्स मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं ना कहूं, आप आपके स्क्रैप बुक में जो भी मैं बोल रहा हूं उसे इन ब्रीफ या इन शॉर्ट लिखा करो। बिकॉज मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन का स्कोर आपको लॉ में 60+ लेके देगा इफ यू राइट गुड कम्युनिकेशन आंसर्स, और खास करके ये पार्ट, बिकॉज इसका वेटेज 12 से लेके 18 मार्क है, 18 से 19 मार्क। एंड आई कैन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखने हैं 4-4 मार्क के। हर एक आंसर, मैं डे 1 पर सबको बोल रहा हूं, ध्यान रखना, हर एक आंसर कम्युनिकेशन का भी हमारा पॉइंट्स में होगा। ईच एंड एवरी आंसर ऑफ कम्युनिकेशन इन द एग्जाम विल बी इन पॉइंट्स। आंसर के अंदर प्रोवर्ब जरूर होगा। प्रोवर्ब एक तो बिगिनिंग में होगा या एंड में होगा, दोनों में से एक जगह होगा, दोनों जगह नहीं होगा। ध्यान रखना, एक तो बिगिनिंग में प्रोवर्ब होगा या फिर एंड में होगा। एंड नंबर 3, ये जैसे हमने एथिक्स में किया था, सेम थिंग, हर एक आंसर के लिए कंक्लूजन होगा। दोस्तों, हर एक आंसर के लिए कंक्लूजन होगा। फर्स्ट चैप्टर जब एंड होगा, फर्स्ट चैप्टर के एंड पर मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखा दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपके हर एक आंसर के अंदर पॉइंट्स होनी चाहिए, हर एक आंसर में एक प्रोवर्ब होना चाहिए और एंड में प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। ये एक मॉडल आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, बट ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ये डे 1 से फॉलो करना है। मैं आपको कहूंगा, जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है ना, आप घर में अगर रोज 1 घंटा देते हो, मैक्सिमम 1 घंटा, मैं बता रहा हूं, किसी को उतना भी वक्त नहीं लगेगा, तो मेरे साथ आपका भी ये 15 से 20 मार्क का कम्युनिकेशन हो जाएगा। इट इज अप टू यू वेदर यू हैव टू डू और नॉट टू डू, बट आई विल से डू अलॉन्ग विथ मी, दैट इज मोर बेटर, फ्रेश है दिमाग में। अब जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं कहूंगा आपके एग्जाम में इस पर 2 क्वेश्चंस आने ही चाहिए। फर्स्ट चैप्टर पर आपको कुल मिलाकर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से मिनिमम 2 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में मिलने वाले, 2 से 3 क्वेश्चंस। सो यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट चैप्टर का वेटेज रिमेनिंग चैप्टर्स के मुकाबले कितना ज्यादा है। अब जब हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर ही रहे हैं डिस्कशन के लिए, तो मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं सबको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ध्यान दो, 30 सेकेंड्स, इवन द वर्चुअल स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। जो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इस वर्ड का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, क्या मीनिंग होना चाहिए, आप लोग आपके स्क्रैप बुक में या नोटबुक में वहां पर लिख लो। एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, क्विकली ऑल ऑफ यू। कम्युनिकेशन इस वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन पर नहीं देखेगा, आप आपके नोटबुक में खुद लिखोगे। राइट डाउन अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे मुताबिक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। प्लीज डोंट सी ऑन द स्क्रीन। लिखा है सबने? अगर सबने लिखा है तो मैं कहूँगा जस्ट चेक, जो मैंने लिखा है वो आपका उस डेफिनेशन का और मेरा जो मैंने लिखा है उन दोनों का लिंक हो रहा है कि नहीं, बराबर मैच हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स
किसके बीच? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय अ प्रोसेस। दोस्तों, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। लिखा है कितने स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस लिखा है? प्रोसेस लिखा है ऐसा काफी कम स्टूडेंट्स है, प्रोसेस जिन्होंने लिखा है। यस, बट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। मैं कहूंगा इस पूरे डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स। अगर एक व्यक्ति खुद के साथ कम्युनिकेट करे तो उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते। आई होप उसे क्या कहते हैं आपको पता है। बट कम्युनिकेशन के इस हम कह सकते हैं प्रोसेस को समझना है तो उसके लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। अब अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस है और दो से ज्यादा लोगों के बीच में है, कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम क्या है? आइडियाज, थॉट्स को क्या करना? एक्सचेंज करना है। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, बट ये कैसे एक्सचेंज करते हैं? बाय प्रोसेस। इस प्रोसेस को पहले समझना है। बिकॉज हम ये भले ही मान ले कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होता है, उसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ थॉट्स और आइडियाज क्या करते? शेयर करते, एक्सचेंज करते, बट वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जब होता है तभी वो कम्युनिकेशन होता है। आपको ये पढ़ाने का पर्पस क्या है? बिकॉज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है। बिजनेसेस में कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं बिजनेस कहता हूं उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी आता है, उसमें पार्टनरशिप फर्म्स भी आती है, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप भी आता है, उसमें प्रोफेशंस भी आते हैं, मतलब सीए का फर्म भी आएगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन हम कहते हैं लाइफ ब्लड है। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए हमको शुरुआत में ही पहले समझना है कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसे है तो ध्यान दो स्क्रीन पर सब लोग। मैं आप लोगों के साथ फिलहाल एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हूं और मेरे में और आप में फर्क यह है कि मैं सेंडर हूं और आप लोग रिसीवर हो। ये एक लोग सब लोग एग्री करते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब हम कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होते हैं तो उन 2 पर्सन्स में एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। अरे यस और नो? अब मैं अगर सेंडर हूं तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, मैं ऐसे ही विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर आप तक पहुंचाऊंगा तो कम्युनिकेशन कंफ्यूजिंग होगा। तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों है? बिकॉज जो सेंडर होता है, सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन, वो सेंडर सबसे पहले अपने दिमाग में एक आइडिया जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? आइडिया। सिर्फ आइडिया जनरेट नहीं करता है, आइडिया को जनरेट करने के बाद वो उस आइडिया को एनकोड करता है। क्या करता है? एनकोड मतलब क्या? कन्वर्ट करता है। आइडिया को एनकोड किस में करता है? मैसेज के अंदर एनकोड करता है। किस में एनकोड करता है? मैसेज के अंदर। देखो आइडियाज काफी है बट उस आइडिया को एक प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट करते आना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है? इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों है? सेंडर अपने दिमाग में आइडिया जनरेट करता है, आइडिया को वो एनकोड करता है, मतलब मैं कहूंगा कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? मैसेज में। और जो मैसेज कन्वर्ट होगा उस मैसेज को वो एक चैनल के तहत, चैनल मीडियम माध्यम, एक चैनल के तहत, एक मीडियम के तहत किस तक पहुंचाता है? रिसीवर तक। आप लोग रिसीवर हो, मैं एक चैनल के तहत। कौन सा चैनल? ओरल चैनल। राइट नाउ आई एम यूजिंग द ओरल चैनल, एट द सेम टाइम मैं कुछ लिख रहा हूं तो इट इज अ रिटन चैनल। मैं मेरा मैसेज आप तक ओरल एंड रिटन चैनल दोनों वे में पहुंचा रहा हूं। और यस और नो? पहले मुझे बोलो, सेंडर दिमाग में क्या जनरेट कर रहा है? आइडिया। आइडिया को किस में एनकोड कर रहा है? मैसेज में। और मैसेज एक चैनल के तहत किस तक पहुंचा रहा है? रिसीवर तक। अब रिसीवर क्या करेगा? ध्यान रखना, रिसीवर पहले मैसेज को रिसीव करेगा। ये रिसीव बड़ा जरूरी है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता है क्लास में, तो रिसीव ही नहीं होता है तो डिकोड कहां से होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिसीवर को सबसे पहले मैसेज को रिसीव करना है। जब वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड मतलब क्या? उसे रिकन्वर्ट करेगा। उसे अगेन आई विल से इट्स बेटर यूज दैट वर्ड, अगेन उसे कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा। और डिकोड करके रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा।
रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, और रिसीवर ने अंडरस्टैंड किया, इसका रिसीवर एक प्रॉपर फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक। ये फीडबैक अगर आता है जो सेंडर ने एक्सपेक्ट किया है, वैसा फीडबैक आता है, तो अगेन फीडबैक किसके पास गया दोस्तों? अरे फीडबैक किसके पास गया? सेंडर के पास। और सेंडर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो फीडबैक आता है, तो सेंडर नेक्स्ट आइडिया जनरेट करता है, उसको एनकोड करता है, उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस तो है, बट कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? अरे बोलो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, आई अज्यूम सबने आपके नोट्स में ड्रॉ किया है। जिन्होंने नहीं किया है, भगवान उनका भला करे। कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा है? एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर के दिमाग में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है? आइडिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला एलिमेंट क्या है? जनरेटिंग एन आइडिया। और उस आइडिया को पॉइंट नंबर 2 एनकोड करना है। पॉइंट नंबर 3 उसे एनकोड किस में करना है? एक मैसेज में। पॉइंट नंबर 4 वो एक चैनल के तहत रिसीवर तक पहुंचेगा, और रिसीवर पॉइंट नंबर 5 उस मैसेज को रिसीव करेगा। पॉइंट नंबर 6 उसे डिकोड करेगा। पॉइंट नंबर 7 उसे अंडरस्टैंड करेगा। पॉइंट नंबर 8 उसे फीडबैक देगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव आया तो सेंडर हैज टू स्टार्ट द नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक नो सर, तो सेंडर हैज टू बोलो continue with the same process and have tried to encode the message in a different way, और yes or no। इसलिए जब मैं क्लास में कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स बैठे, एक कंसेप्ट पढ़ाकर हो गया, मैंने कहा सबको समझा है? कुछ स्टूडेंट कहते हैं यस सर, कुछ स्टूडेंट कहते हैं नो सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? वाई? बिकॉज रिसीवर सब लोग थे, बट रिसीवर ने मैसेज को रिसीव करने के बाद डिकोडिंग हर एक के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अपब्रिंगिंग उस पर होता है। डिकोडिंग इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट क्या है? एलिमेंट है। अगर आप डिकोडिंग सही ढंग से कर पाए तो ही आपको सेंडर का मैसेज क्या होगा? प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो दिक्कत कम्युनिकेशन में कब महसूस करते हैं? जब उनका डिकोडिंग ठीक से नहीं होता है। और ये डिकोडिंग किस पर डिपेंडेंट है? हम कहते हैं डिकोडिंग इज डिपेंडेंट ऑन द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, योर नॉलेज, योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, योर एक्सपीरियंस, योर मैच्योरिटी, ये सारे एलिमेंट्स है जो डिकोडिंग के लिए हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल दूं, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ जो शुरुआत में आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं था, पहली बार पहचान हुई, उस वक्त दोनों का ट्यूनिंग इतना फाइन ट्यून नहीं था, बट जब कुछ सालों बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए, कई बार जो मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाना होता है ना, वो बगैर कम्युनिकेशन के आंखों ही आंखों में डिकोड हो जाता है, और दोनों हंसना शुरू कर देते, बिकॉज दोनों का ट्यूनिंग एक सही लेवल पर आके क्या हुआ है? मैच हुआ है। बिकॉज दोनों का डिकोडिंग एक दूसरे के प्रति क्या है? प्रॉपर है। दे हैव अंडरस्टूड ईच अदर प्रॉपरली, दे हैव अंडरस्टूड ईच अदर प्रॉपरली, इसलिए डिकोडिंग फास्ट होता है। अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ अंडरस्टैंड होने में और डिकोड होने में वक्त लगता है। अरे ये सुन लो, तो बस ये जैसे आपको होता है वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होगा एज एन एम्प्लॉय, तो डे 1 से क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट कर पाएगा? क्या नहीं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसे एडजस्ट करना, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना, इन दोनों के लिए वक्त लगेगा। और ये जिस दिन होगा, हम कहेंगे उस दिन डिकोडिंग प्रॉपर होगा एंड फीडबैक परफेक्ट होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों, मैं भले ही आपको एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ के दे रहा हूं, बट ये सारा डिस्कशन किस पर फोकस्ड है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस्ड है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया अभी, मेरे में और आप में, सेंडर और रिसीवर में, यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जो सुपीरियर होता है, जो बॉस होता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, 3 लेवल है ना। तो कॉर्पोरेट लेवल के लोग सेंडर होंगे और फंक्शनल लेवल, लोअर लेवल पे रिसीवर होंगे।
सेंडर और रिसीवर के बीच का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने यहां पर बताया इन 8 एलिमेंट्स, देयर आर सम 7 to 8 एलिमेंट्स, मैंने उनको ब्रेक किया ज्यादा एलिमेंट्स में। तो बगैर देखे आपके नोट्स में अब मुझे बोलो सब लोग, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस क्यों है? बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस में लगभग 7 to 8 एलिमेंट्स है। सब लोग बोलो पहला एलिमेंट क्या है? सेंडर जनरेट्स एन आइडिया। आइडिया को क्या करता है? एनकोड करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। किस में? मैसेज में। मैसेज कहां पहुंचाता है? रिसीवर तक। कैसे? एक चैनल के तहत। चैनल कौन सा होता है? ओरल और रिटर्न। मैं अभी आपके साथ ओरल रिटर्न चैनल दोनों यूज कर रहा हूं। रिसीवर उस मैसेज को आने पर क्या करेगा? रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा और फीडबैक देगा। अब देखना इन दोनों में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, जैसे रिसीवर में डिकोडिंग है, सेंडर में मैंने एनकोडिंग लिखा है। पुराने टेलीफोन, घर में टेलीफोन, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। जब टेलीफोन रिसीवर होता है ना, तो जहां से आप बात करते हो, एक जगह रिसीव बात करने का होता है और एक जगह सुनने का होता है। जहां पर आप सुनते हो ना, वहां पर डिकोडिंग मशीन होता है। क्या होता है? डिकोडिंग, क्योंकि आप सुनते हो। जहां से आप बात करते हो वहां पर एनकोडिंग मशीन होता है। एनकोडिंग, बात करते हो वो रिसीवर तक आपका क्या होता है? मैसेज कन्वर्ट होकर जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जहां से आप बात करते हो वहां से सुनने की कोशिश करो, या जहां से सुनते हो वहां से बात करने की कोशिश करो, नहीं होगा। अरे टेलीफोन के अंदर भी जो जहां से बात कर रहे हो वहां पर कौन सा मशीन होता है? मैंने कहा एनकोडिंग। जहां पर सुनते हो उसे डिकोडिंग मशीन कहता है। अब मोबाइल्स में दोनों एक साथ फिट होता है। तो मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेलीफोन की बात कर रहा हूं। एनकोडिंग डिकोडिंग मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी है तो ह्यूमन बींग्स के बीच भी है, बट ये एनकोडिंग डिकोडिंग इनविजिबल है। एनकोडिंग डिकोडिंग इनविजिबल है, बट प्रोसेस तो है कि नहीं? मतलब कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं हुआ दिमाग में आया बग दिया। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ दिमाग में आने के बाद उसको प्रॉपरली क्या करो? कन्वर्ट करो एक मैसेज में। आई होप यू आर गेटिंग इट। सबको समझ रहा है? तो अगर हमने कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस को समझा है, दोस्तों ध्यान दो, कम्युनिकेशन के मीनिंग को भी समझा है। कम्युनिकेशन हमने क्या कहा है? इट इज एन एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स बिटवीन 2 or more persons बाय अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में 7 to 8 एलिमेंट्स देखे। मुझे कहो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फीडबैक। अगर सेंडर ने दिया हुआ मैसेज फीडबैक के फॉर्म में अगर रिसीवर से नहीं आता है जो सेंडर एक्सपेक्ट करता है, तो सेंडर ने कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अरे समझे कि नहीं? जब ऐसे करते हो यस सर, तो सेंडर आगे बढ़ता है। आप किसी इलेक्शन रैली में जाओ, नेता भाषण दे रहा है, पब्लिक इधर उधर देख रही है। पब्लिक आने के बाद जल्द से इसका भाषण कैसे खत्म होगा उसके बारे में अपने बॉडी लैंग्वेज के तहत क्या दे रही है? मैसेजेस दे रही है। कोई भाषण बहुत देर तक होने के बाद अक्सर तालियां बजती है बीच में ही कि भाई बंद करो अब, बस। और नो मतलब रिसीवर यहां पर एक फीडबैक देने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको कहूं, ये जो रिसीवर का फीडबैक होता है, ये फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज के तहत, बॉडी लैंग्वेज, जब आप लोग रिसीवर और आप क्लास में एकदम अलर्ट बैठे हो तो सेंडर ने समझना चाहिए स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। क्लास में आप बैठे हो तो सेंडर ने समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जो बोल रहा है आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसलिए इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? फीडबैक। बगैर फीडबैक के कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा नहीं। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा सर, आपने आइडिया के बारे में कहा कि सेंडर के दिमाग से आइडिया आता है। सर आपने एनकोडिंग के बारे में कहा कि सेंडर वो उस आइडिया को कन्वर्ट करेगा एक मैसेज में। बट ये सर मैसेज जो है ना, मैसेज, थोड़ा इसके बारे में बताओ ना, इस मैसेज के बारे में बताओ ना। मैंने कुछ कहा इसको? नहीं, मैंने सिर्फ देखा। मतलब मैसेजेस कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। मैसेजेस कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। आई होप यू आर गेटिंग इट। और यस और नो, मतलब जब सेंडर मैसेज देना चाहता है तो मैसेजेस दो फॉर्म में होते हैं, एक तो वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में। नॉन वर्बल फॉर्म में कैसे होता है? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। इधर देख भाई,
तो मैसेजेस कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। सबको समझा? अब जब मैं उसके पास देख रहा था, मैंने कुछ कहा था? नहीं। वही मैं बताना चाहता हूं, जब सेंडर मैसेज देता है तो मैसेज के उधर आप लिख सकते हो मैसेजेस कैन बी, बोलो, वर्बल या नॉन वर्बल। आई होप यू गेटिंग इट। और ये वर्बल नॉन वर्बल मैसेज सेंडर रिसीवर तक कैसे पहुंचाता है दोस्तों? थ्रू ओरल चैनल और रिटर्न चैनल। और उस चैनल के बाद रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया। कौन रिसीव करेगा? जिसका सेंडर के मैसेज के चैनल पर ध्यान होगा। जिसका इधर उधर ध्यान होगा वो मैसेज रिसीव नहीं कर सकता है, और अगर वो रिसीव नहीं करेगा तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा। इसलिए कई स्टूडेंट क्लास में जब ध्यान नहीं देते तो उनका डिकोडिंग प्रॉब्लम होने के कारण क्लास में उनका मन नहीं लगता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसीवर को क्या करना चाहिए? उसे मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। रिसीव हो गया, डिकोडिंग नहीं होता है, यू कैन आस्क योर टीचर कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। क्योंकि डिकोडिंग किस पर डिपेंडेंट है? डिकोडिंग एक पर्सन के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर, अपब्रिंगिंग पर, एटीट्यूड पर, एप्टीट्यूड पर डिपेंडेंट है। एप्टीट्यूड क्यों? आप वक्त में क्लास में हो तो डिकोडिंग होगा, आप देर से क्लास में आए डिकोडिंग नहीं होगा। तो इसलिए एप्टीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। डिकोडिंग के बाद अब कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग डिकोड होने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका डिकोडिंग नहीं भी हुआ ना, वो कहते हैं हाँ समझा 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 समझा, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि नेबर में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स है या नेबर में बैठे हुए जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी के लोग हैं वो मुझको क्या कहेंगे, अरे तुझे इतनी बात भी नहीं समझी क्या। तो अक्सर लोग डिकोडिंग ना होते हुए भी अंडरस्टैंड होने का बहाना करते हैं, बट अंडरस्टैंड होने का वो बहाना कर सकते हैं बट वो फीडबैक नहीं दे सकते। इसलिए मैंने कहा डिकोडिंग के बाद अंडरस्टैंड होने का भले ही बहाना करो कि यस मुझे समझ में आ गया, बट आपका जब तक फीडबैक वो जो सेंडर एक्सपेक्ट करता है वो नहीं आता है तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। और अगर किसी ने कह दिया यस आई अंडरस्टूड, और जब सेंडर ने उसको एक क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट यू अंडरस्टूड टेल मी, और रिसीवर वो दे नहीं पाया फीडबैक, तो सेंडर हैज टू अंडरस्टैंड मामला गड़बड़ है। आई होप यू गेटिंग इट। मैंने एक क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कशन किया, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये एलिमेंट्स है ना, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ना हमने, इस डायग्राम के फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है। सब लोग लिख पाएंगे? यस और नो? अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। इनफैक्ट अगले पॉइंट पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब उस पॉइंट को समझने से पहले मैं यहां पर लिखता हूं सिग्निफिकेंस ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप एवरीवन इज राइटिंग। जो नहीं लिख रहा है भगवान उसका भला करे। सिग्निफिकेंस ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन every business organization. In every business organization, significance oblique importance of communication in every business organization. जब मैं ये पॉइंट इस तरह से लिख रहा हूं दोस्तों, सब लोग सुन लो। क्या आप मानते हो कि कम्युनिकेशन के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की जरूरत है? यस। क्या आप मानते हो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 7 to 8 एलिमेंट जो इन्वॉल्व है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होने चाहिए? क्या कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? तो बस 1 मिनट दे रहा हूं। आई वॉन्ट ओनली वर्ड्स, आई डोंट वॉन्ट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अगर मुझे आप पूछोगे कम्युनिकेशन का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कैसा है, तो मैं लिखूंगा कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। तो आई जस्ट यूज दैट वर्ड डिसीजन मेकिंग। आई नॉट राइट इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई राइट द वर्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिलाएगा। कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन कैसे है? 2 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। ओके, कम्युनिकेशन से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर। और ये सुनो, मैं चाहता हूं ऐसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक कम्युनिकेशन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है लिखना स्टार्ट करो। 1 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ एक वर्ड चाहिए मुझे। आई डोंट वांट एंटायर सेंटेंसेस, प्लीज राइट ऑन योर ओन, डोंट सी ऑन द स्क्रीन।
देखो मेरे साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करके देखो, मजा आएगा आपको। दिमाग पे जोर दो, क्वेश्चन पढ़ो, यू विल गेट टू नो। लिखा है सबने? पक्का? देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखे आपके पॉइंट्स उसके साथ मैच हो रहे कि नहीं। जैसे मैंने पहले लिख कर दिया था, कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए हेल्प करेगा? डिसीजंस के लिए हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिलाएगा। कम्युनिकेशन आपको प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप अच्छे कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ाएगा। एक अच्छे कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशनशिप्स हो गए, रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। और यस और नो, एक अच्छे कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी। एक अच्छे कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंज, अपग्रेडेशन को लाने में मदद होगी। अरे अगर कोई भी बदलाव लाना है, चेंज लाना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कम्युनिकेशन हो गया तो आसानी से ला सकते ना। और बदलाव सबसे ज्यादा कहां पर होता है? टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉपर है। देन कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड यूनियन एम्प्लॉइज का और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो डिस्कशन है, वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बेहतर बनाएगा। मतलब देखो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है, उनका जो ट्रेड यूनियन है और एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच का जो डिस्कशन है, जो वार्तालाप है, वो कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है। तो हम कहते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट प्रॉपर होगा। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पब्लिक रिलेशंस भी कम्युनिकेशन से क्या होंगे? अरे बोलो, अच्छे होंगे। हर एक बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पीआरओ होता है, पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के पीआरओज होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो न्यूज चैनल्स और मीडियाज पर उस पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज और ओपिनियंस को शेयर करते हैं। कई बार उनसे हम उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं, उनके दिए हुए वक्तव्यों से। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है क्या? सो पब्लिक रिलेशंस भी अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी है। गुड पब्लिक रिलेशंस और हेल्दी पब्लिक रिलेशंस। एंड आई कैन से कम्युनिकेशन से आपको कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए क्या होगी? मदद होगी। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज का मॉरल मोटिवेशन हाई होता है। अच्छे कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी बढ़ेगा। अच्छे कम्युनिकेशन से अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अच्छे कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे होगा? बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अरे समझ आए कि नहीं?
मतलब दोस्तों ये जो मैंने 10 बेनिफिट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस लिखा है ना, ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। जो भी आपने लिखा है वो सारे पॉइंट्स मोटिवेशन मॉरल के साथ जो मैंने डिस्कस किया सारे कवर हो गए। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा ओवर हियर? एनीथिंग एक्स्ट्रा? क्लियर है सबको? हाँ बोलो बेटा। पीस एंड हार्मनी, ओके। आई से अच्छे कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में पीस एंड हार्मनी होगा, बट क्या हम कह सकते हैं ये पीस एंड हार्मनी कोऑर्डिनेशन का क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो गया तो बट नेचुरली पीस और हार्मनी होगा, यस और नो? बट यस, एज यू हैव सेड, आई राइट इट, पीस एंड हार्मनी एक अच्छे कम्युनिकेशन से पॉसिबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पीस और हार्मनी है ना, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकता है। जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पीस और हार्मनी नहीं है, दे कांट फोकस ऑन ग्रोथ। और ये जैसे बिजनेसेस को एप्लीकेबल है ना दोस्तों, ये ह्यूमन बींग्स को भी एप्लीकेबल है, ये ह्यूमन बींग्स को भी एप्लीकेबल है। कीप दैट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई हैव सेड राइट नाउ। सो आई से जस्ट ना कि ये 10-11 जो भी हमने बेनिफिट्स या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस लिखा है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब मुझे बोलो, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्टूडेंट सिर्फ लिखते हैं और ये इंपॉर्टेंस लिखते हैं, ये भूल जाते हैं प्रोसेस के बारे में लिखना। जब व्हाट इज कम्युनिकेशन आ गया तो आपने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखा, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के 7 to 8 एलिमेंट्स को डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, और उसके बाद उसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ लिखा। इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन मत करो। आपके मटेरियल में, नोट्स में मैंने एक्सप्लेन करके इसलिए दिया है ताकि अगर किसी पॉइंट को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको इन डेप्थ पढ़ सकते हो। अदरवाइज इन द एग्जाम हॉल आपको सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस का एक्सप्लेनेशन डिटेल में देने की जरूरत नहीं। आपने अगर पॉइंट लिखा, इट हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सिंपल, बस दैट्स इट। डोंट एक्सप्लेन इट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट एक चीज है जो महत्वपूर्ण है, वो है प्रोवर्ब। यहां पर हम बहुत अच्छा प्रोवर्ब लिख सकते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं सब लोग आपके मटेरियल में पेज नंबर 186 पर आओ। 186 पेज नंबर पर आप देखना, इस चैप्टर के एंड में मैंने एक प्रोवर्ब दिया है। मिला है क्या? और ये सुनो, सबको मिला है? प्रोवर्ब क्या है बोलो? वर्थलेस वर्ड्स आर डबली अनप्रॉफिटेबल, कोलन है, अपॉस्ट्रोफी प्रॉपर है। द लिसनर्स एंजॉयमेंट, आगे दिया, द लिसनर्स एंजॉयमेंट इज लॉस्ट एंड द स्पीकर्स ओन वर्च्यूज वैनिश। दोस्तों इतना जबरदस्त प्रोवर्ब है, आप ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में या डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो। कंक्लूजन में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, वर्थलेस वर्ड्स मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स, मीनिंगलेस वर्ड्स कॉज यू डबल लॉस, और डबली अनप्रॉफिटेबल मतलब दे विल कॉज यू डबल लॉस। कैसे? नंबर 1, द लिसनर्स एंजॉयमेंट इज लॉस्ट एंड द स्पीकर्स ओन वर्च्यूज वैनिश। ये दोनों अगर आप आ गया तो मैं कहूंगा हर एक व्यक्ति को जिस बात पर फोकस करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, और वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। बिकॉज जैसे एक व्यक्ति का कम्युनिकेशन का तरीका होता है, वैसे उसकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर बनते जाता है। बिकॉज उसके वर्च्यूज उसके कम्युनिकेशन के तरीके पर डिपेंडेंट है। अक्सर हम कहते हैं कि जो लोग ऊंची आवाज में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं जो लोग एक तरह से एग्रेसिवली बात करेंगे या कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके बात करेंगे, तो उन लोगों का जो पर्सनैलिटी और लाइफ होता है वो वैसे ही होता है जिस तरह से आपका कम्युनिकेशन होता है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी आपको, ध्यान रखना। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको समझा है? बोलो भाई। अच्छा, सबको समझ रहा है, सबको प्रॉपरली समझ रहा है, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। सो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपके नोटबुक में नेक्स्ट हेडिंग दो वहां पर। सो आपके नोटबुक में आप लिखो वहां पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नाउ डोंट राइट फर्दर, फर्स्ट लिसन टू मी। देखो,
हम कम्युनिकेशन क्या है देख चुके हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और प्रोसेस के एलिमेंट्स देख चुके हैं, कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस देखा है। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स में अगर आप मुझे पूछोगे, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इस फॉर्मल कम्युनिकेशन का और एक नाम है, इसको कहते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, या फिर उसे हम और एक नाम से बुला सकते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम एक तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है या प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सब लोग लिख रहे हैं क्या बराबर? और जब मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहता हूं तो हम उसे क्या कहते हैं? अनऑफिशियल, अनऑफिशियल या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फॉर्मल। और जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में और इसके महत्व के बारे में समझ में आ गया ना, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर सकता है। सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो सकता है। ध्यान रहो, ये जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये आप लोगों को भी एप्लीकेबल है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। इनफॉर्मल को मैंने कहा सेकेंडरी सोर्स, फॉर्मल को कहा प्राइमरी सोर्स। आपके लिए कैसे एप्लीकेबल है सुनो, आपको पिकनिक जाना है, पिकनिक, घर में पापा फॉर्मल सोर्स है और मम्मी इनफॉर्मल सोर्स है। आप पापा के पास गए, किसी के घर में उल्टा होगा, आप पापा के पास गए, आपने पापा को कहा पापा पिकनिक में जाना है, पापा ने कहा सॉरी नॉट अलाउड, पिकनिक नॉट अलाउड, फॉर्मल रास्ता बंद हो गया। अब कौन सा रास्ता खुलेगा? इनफॉर्मल। आप जाओगे मम्मी के पास, मम्मी प्लीज पापा को समझाओ ना, मुझे जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो मम्मी कहती है ठीक है रुक, मैं समझाती हूँ। अब मम्मी ने पापा को समझा दिया और फॉर्मल रास्ता खुल गया, बिकॉज इनफॉर्मल में बड़ी ताकत होती है। ध्यान दो, जब इनफॉर्मल रास्ता सही ढंग से आप चूज करोगे ना, तो वो फॉर्मल रास्तों को खोल देगा। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के टाइमिंग्स में, ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन के टाइमिंग्स में एम्प्लॉइज आकर जब काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे टाइमिंग्स में जो उनको मैसेजेस ऊपर सुपीरियर से आते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। बट ऑर्गेनाइजेशन में जब वीकली या वीकेंड मीटिंग्स होती है या फिर पार्टीज होती है, उन पार्टीज में इनफॉर्मली अपने टीम स्पिरिट को, टीम वर्क को बढ़ाने की कोशिश होती है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी, बॉन्डिंग बनाए रखना है, तो टीम स्पिरिट को बनाए रखना है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल विल हेल्प यू मोर बेटर। अब सोचो ना, एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब मीटिंग चल रहा है, मीटिंग होने के बाद चाय के वक्त एक फंक्शनल लेवल का, लोअर लेवल का मैनेजर अपने डायरेक्टली कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहा है, तो लोअर लेवल का मैनेजर मोटिवेट हो जाएगा उसकी बातों से। तो वो इनफॉर्मल चैनल जो हुआ है उस चाय के दौरान, उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने में आसानी होती है। और यस और नो, हम कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ गो हैंड इन हैंड, बोथ आर पैरेलल चैनल्स। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का और एक नाम है जिसके कारण काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसका और एक नाम है, कह रहा हूं, उसे कहते हैं ग्रेप वाइन। क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। कई बार एग्जाम में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट डायरेक्टली ना पूछते हो, कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इसे ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं सुन लो। जैसे अंगूर के बगीचों में अंगूर हैपहैजार्डली ग्रो होते हैं, आप अंगूर के फार्म्स कभी देखे कि नहीं? अंगूर नासिक एरिया में, नासिक उस एरिया में काफी अंगूर के फार्म्स है। अंगूर के बगीचे में जैसे अंगूर हैपहैजार्डली ग्रो होते हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हम कहते हैं सेम वे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल चैनल में और फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे होता है सुन लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेजेस जो है 4 वेज में पास ऑन होते हैं। एक है डाउनवर्ड। फॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला रास्ता, पहला टाइप जिससे आप मैसेज कन्वे करते हो, वो है डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में क्या होगा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट,
हम कहेंगे सुपीरियर, अरे बोलो, टू सबऑर्डिनेट्स, एवरीवन एग्री ना। दूसरा डाउनवर्ड हो गया तो दूसरा क्या आएगा, अरे मुंह से बोलो, अपवर्ड। सो गए क्या सब लोग? अपवर्ड, अपवर्ड में क्या कहेंगे, डैश करके, सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, वेरी गुड। अब कौन सा आएगा, वेरी गुड। नंबर 3 हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल में बोलो, बिटवीन टू मैनेजर्स एट सेम लेवल, एट सेम लेवल। दो लोगों के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल के ऊपर है, जब वो दोनों के बीच में डिस्कशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अरे यस और नो। और एक फोर्थ टाइप है, ये आपको समझना, करेक्ट, इसे कहते हैं डायगोनल, या डायगोनल के अलावा उसका और एक नाम है क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज, डायगोनल में हम कहेंगे बिटवीन सुपीरियर, between superior of one department and subordinate of another department। ओ, एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहा है, कैसे? प्रोडक्शन मैनेजर, सुन लो, प्रोडक्शन मैनेजर एरिया सेल्स मैनेजर के साथ बात कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर के लेवल पर कौन होगा, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के नीचे कौन होगा, एरिया सेल्स मैनेजर। बट अगर प्रोडक्शन मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर के बीच में डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्रॉसवाइज या डायगोनल? अरे यस और नो। मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने रास्ते बताए, 4, बगैर देखे बोलो। फर्स्ट टाइप कौन सा है, डाउनवर्ड। सेकंड अपवर्ड। थर्ड हॉरिजॉन्टल। फोर्थ डायगोनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का और एक नाम क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और एक नाम प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी के बारे में पता होता है। हर एक व्यक्ति को यह पता होता है कि उसके अंडर कौन है और उसके ऊपर कौन है। मतलब हर एक व्यक्ति को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता है। हर एक व्यक्ति को अपने ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता है। उसे ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कहां पे करना है, उसके बारे में पता है। तो मुझे बोलो, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदे हो सकते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फायदा मिलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर एक बहुत बढ़िया फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, क्रॉसवाइज, सबके बीच में एक प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? मुझे बोलो सब लोग। फर्स्ट मेरिट्स में मैं कहूंगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स में बोलो, नंबर 1, क्या हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति को प्रॉपर अथॉरिटी, अपनी प्रॉपर अथॉरिटी पता होगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन सही है वहां पर हर एक व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी मतलब क्या, अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। प्रॉपर अथॉरिटी के साथ साथ बोलो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होगा। एक अच्छे फॉर्मल कमीशन से और फायदा क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। अरे बोलो ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट, वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहेगा। एक अच्छे फॉर्मल कमीशन से डिसिप्लिन वे में काम होगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी से लोग काम करेंगे, जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ चुका है। बट आई राइट दैट वर्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और ओके, वेरी गुड। एक अच्छे फॉर्मल कमीशन का यूजुअल रिकॉर्ड कैसे होता है, इन राइटिंग। सो हम कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑब्लिक एविडेंस कैन बी यूज्ड फॉर
फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में वो काम में आ सकता है रेफरेंस। क्यों? बिकॉज फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मली कैसे होता है? राइटिंग में होता है। ध्यान दो दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मली कैसे होगा? राइटिंग में। और बोलो, एक अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या फायदा हो सकता है? ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगा। हम कह सकते हैं, सुन लो, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे? क्वालिटी मैनेजमेंट, अलग अलग ब्रांचेस है ना, आपके अलग अलग ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स है। अगर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, असरदार है, तो आप सारे ब्रांचेस को क्वालिटिवली मैनेज कर पाओगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन असरदार है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। आई कैन से द लिस्ट में गो ऑन। यस और नो? अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने मेरिट्स बताया अभी? 8 मेरिट्स। सुनो, जो अभी हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स देखे ना, मेरिट्स, वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डीमेरिट्स है। मैं एक तीर में 2 निशाने मार रहा हूं। अगर आपको फॉर्मल के मेरिट्स समझ में आ गए ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो भी आप लिख सकते हो। कैसे? मैं कहूंगा नो प्रॉपर अथॉरिटी, सिर्फ नो वर्ड जोड़ूंगा, नो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बिकॉज रूमर्स और गॉसिप्स के थ्रू होता है इनफॉर्मल। देन देयर इज नो प्रॉपर डिसिप्लिन, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देयर इज नो रिकॉर्ड और एविडेंस, बिकॉज ये बातें ज्यादातर ओरली होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ नहीं दिलाएगा, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प नहीं करेगा। अब देखना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। सिर्फ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दिला सकता है क्या? नहीं, इट विल हेल्प द फॉर्मल चैनल। सो I can't say, or we cannot say, the informal channel will give the growth to the organization. It will help in growth, but along with formal channel. So इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर्मल इनफॉर्मल में। बोलो, फॉर्मल बोथ। सिर्फ फॉर्मल भी नहीं चलेगा, बोथ हैव टू रन पैरेलली, बोथ हैव टू रन पैरेलली। द पैरेलल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग इट। अरे दोस्तों, समझ रहा है कि नहीं? मैं बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा हूं इस चैप्टर पर। वी आर गोइंग वेरी इजीली। फॉर्मल चैनल के जो मेरिट्स हमने देखे ना, फॉर्मल चैनल मेरिट्स देखे। अब जरा दिमाग पे जोर दो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सबको पता है मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिखने वाला हूं? यस, डीमेरिट्स। मेरिट्स तो सबने बोल दिए। लो 30 सेकेंड्स लो और डीमेरिट्स लिख के दिखाओ, कम से कम 5 लिख के दिखाओ। चलो 5 डीमेरिट्स, 1 मिनट लो, 5 मिनट। स्क्रीन पर मत देखो, जो स्क्रीन पर देखेगा उसको पाप लगेगा। नोट्स में आपके देखो और आप लिखो। दो तीन के ऊपर किसी को याद नहीं आ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, जो भी है। लेट अस सी, जहां पर आप हो देखो, क्या आपने फॉर्मल चैनल के डीमेरिट्स में लिखा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है? क्योंकि ये प्रॉपर चैनल से होगा ना।
अरे प्रॉपर चैनल से होगा तो टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम कंज्यूम तो करेगा ही करेगा। इट विल बी लेंदी एंड कम्बरसम। कम्बरसम मतलब क्या? इट कैन, बोलो, क्रिएट कंफ्यूजन ऑल्सो। और एक लेंदी वे में होगा, एक्सपेंसिव होगा, खर्चीला होना, एज कंपेयर टू इनफॉर्मल। फॉर्मल इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज फॉर्मल इज इन राइटिंग। अरे यस और नो? क्या फॉर्मल चैनल में ओवर फिल्ट्रेशन का डर होता है? हर एक लेवल से जब मैसेज पास ऑन होके आएगा तो ओवर फिल्ट्रेशन हो सकता है। अरे समझ रहा है कि नहीं? जब बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होगा, ओवर फिल्ट्रेशन होने का डर होता है। ओवर फिल्ट्रेशन मतलब क्या? एक मैसेज को अगर अलग अलग लेवल से गुजर कर लोअर लेवल तक आना है तो ऐसे केस में कई बार वो मैसेज डिस्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट हो सकता है। अरे समझ रहा है कि नहीं? फॉर्मल कम्युनिकेशन में कई बार जो टॉप लेवल के व्यक्ति को जो मैसेज देना है वो लोअर लेवल तक उस तरह से पहुंचता ही नहीं है। मोदी जी को बहुत अच्छा कुछ कहना है, बट बीजेपी के जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनके तक वो बात पहुंचती नहीं है, बिकॉज बीच में लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, ओवर फिल्टरेशन है। अरे मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है क्या? सो हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से ओवर फिल्टरेशन होने का डर होता है, और एज कंपेयर टू इनफॉर्मल इट इज रिलेटिवली नैरोअर चैनल, बिकॉज यहां पर एक स्ट्रक्चर है। इनफॉर्मल ओपन है, कैसे भी हो सकता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, रिलेटिवली नैरोअर है। हम इसलिए इनफॉर्मल को क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कहते हैं ना। अरे यस और नो? अब इसी डीमेरिट्स को बोलो इनफॉर्मल के मेरिट्स में कन्वर्ट करना है तो करो कन्वर्ट। नंबर 1, लेस टाइम कंज्यूमिंग, नॉट एट ऑल लेंदी एंड कम्बरसम, लेस एक्सपेंसिव, नो फिल्टरेशन एंड रिलेटिवली ब्रॉडर चैनल ऑफ कन्वर्सेशन। अरे हो गया क्या दोस्तों? इस चैप्टर का सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड शॉर्ट नोट ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब शॉर्ट नोट आता है ना, देखो मैं जो बोल रहा हूं अब बाद में बोलना, सर आपने बोला नहीं था। शॉर्ट नोट आने पर पहले मीनिंग फॉर्मल इनफॉर्मल का, उसके बाद उसके टाइप्स के बाद उसके मेरिट्स, और मेरिट्स के बाद उसके डीमेरिट्स, सिर्फ मेंशन करने का, एक्सप्लेन एक भी नहीं करने का। क्योंकि 4 मार्क के लिए जब क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स, एक भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन 4 मार्क के ऊपर नहीं है। जब 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, सर ने कहा है फॉर्मल चैनल के मेरिट्स लिखे, आपने हेडिंग दिया, पहले मीनिंग फॉर्मल का लिखा, उसके बाद उसके नीचे लिखा टाइप्स मेंशन किए, फिर मेरिट्स मेंशन किए, डीमेरिट्स मेंशन किए, और एंड में कंक्लूजन। आप सोचो अगर मैं पेपर चेक करूं, 4 मार्क के लिए आपने ये सारे पॉइंट्स इस तरह से लिखे एक पेज में, मुझे आपको मजबूरन 3.5 मार्क्स देना है, बिकॉज यू हैव मेड द प्रॉपर लेआउट कि आपने मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या टाइप्स, कंक्लूजन, मीनिंग सब दे दिया। अरे समझ रहा है कि नहीं? और फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल का दोनों को सबको मीनिंग क्लियर है। बट अब हमारे डिस्कशन में दोस्तों हमने फॉर्मल के टाइप्स तो देख लिए, फॉर्मल के मेरिट्स देख लिए, फॉर्मल के डीमेरिट्स देख लिए, इनफॉर्मल का मीनिंग देखा, इनफॉर्मल के मेरिट्स देख लिए, इनफॉर्मल के डीमेरिट्स देख लिए, बट इनफॉर्मल के टाइप्स अब देखने हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स में पहला टाइप है, उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड चेन। डरो मत, कोई डिफिकल्ट नहीं हो। सिंगल स्ट्रैंडेड चेन क्या है मतलब पता है आपको? एक गेम है चाइनीज विस्पर, कभी पिकनिक में जाने के बाद लोग खेलते हैं, 30-40 लोग एक साथ बैठे हैं, वो एक जन खड़ा होता है, वो एक दूसरे के कान में कुछ मैसेज कहता है, फिर दूसरा तीसरे के कान में कुछ कहता है, ऐसा एक एक व्यक्ति मैसेज देता है, और एंड में जो होता है उसे खड़ा होकर वो मैसेज सबको बताना है, और वो मैसेज कुछ और ही होता है। क्यों? बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन कैसे हुआ है? थ्रू अ सिंगल स्ट्रैंडेड चेन। सिंगल स्ट्रैंडेड चेन को हम कहते हैं 1-to-1। अरे क्या कहते हैं? 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-to-1 कम्युनिकेशन प्रोसेस है सिंगल स्ट्रैंडेड चेन। मतलब क्या? जब एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को जब कम्युनिकेट करते जाएगा तो डेफिनेटली इस मैसेज का एंड क्या होना है? ओवर फिल्टरेशन हो गया। तो इस मैसेज के कारण डेफिनेटली मैसेज डिस्टॉर्ट ही होना है, जो फाइनल मैसेज वो डिस्टॉर्टेड आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पहला रास्ता है, पहला टाइप है, क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड चेन। उसको हम क्या कहते हैं? 1-to-1। हम उसे कहते हैं लीस्ट एक्यूरेट। इट इज द लीस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स। इनफॉर्मल के भी कितने टाइप्स है? 4। उन 4 में से ये लीस्ट एक्यूरेट 1 है। मैंने सिंगल स्टैंडर्ड चेन के बारे में सबको बताया, सबको समझा है? बढ़ू में आगे?
सेकेंड टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, हम उसे कहते हैं क्लस्टर चेन। क्या कहते हैं? क्लस्टर चेन। अब ये क्लस्टर चेन हम कहते हैं 1 to few, I'll say 1 to few selected trustworthy individuals. 1 to few selected trustworthy individuals, उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट। मतलब क्या? मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप। अरे पहला लिस्ट एक्यूरेट था, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। बिकॉज इस कम्युनिकेशन में, क्लस्टर चेन में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? 1 to few selected trustworthy individuals। और ये कैसे होता है? सुनो, सिंगल स्टैंडर्ड तो देखा, अब क्लस्टर चेन सुनो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके मैनेजर, आपका जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो अभी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग से आया है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा है। वो उस मीटिंग में प्रेजेंट था, कुछ कारणवश गया था। मीटिंग में डायरेक्टर्स के बीच का डिस्कशन वो सुना था उसने 2-3 मिनट का, और वो आया। आते ही वो अपने केबिन में अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बुलाता है, बोलता है अभी भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग से आया हूँ, सबको एक बात बोलनी है, तुम सबको, किसी को बोलो मत। हो सकता है अगले महीने सबकी सैलरी 20% से बढ़ सकती है। उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है सैलरी हाइक करने का 20%, किसी को बोलो मत जब तक आना। बोलते नहीं नहीं किसी को नहीं बोले। वो बाहर जाते हैं, वो अपने हर एक व्यक्ति अपने अपने खास लोग बोला था, अभी अभी हम मैनेजर से मिलके आ रहे, किसी को बोलना मत। हो सकता है अगले हफ्ते अपनी सैलरी, अगले महीने अपनी सैलरी 20% से ग्रो हाइक हो, किसी को बोलना मत। नहीं नहीं किसी को नहीं बोलना। वो आगे जाके अपने कुछ खास लोग बोलता है, यहाँ पर मैसेज एक लेवल से दूसरे लेवल तक और एक पर्सन दूसरे पर्सन तक, फ्यू सिलेक्टेड ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स तक कैसे पास ऑन कर रहा है, कैसे पास ऑन कर रहा है। ये कहते हुए कि किसी को कहो मत, एंड में सबको पता होता है, सबको लगता है मुझे ही पता है। और जब वो न्यूज बाहर आती है सब लोग कहते हैं मुझे पता था, वो कहता मुझे पता था, मुझे पता था। मतलब क्या? यहां पर मैसेज सबको पहुंच गया है, बट पहुंचा कैसे? 1 person passes on this message to trustworthy individuals। तू मेरा खास है, किसको बोलना मत। तू मेरा खास है, किसको बोलना मत। ट्रस्टवर्दी। और सभी खास हो जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। अरे ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट पॉपुलर है, लोगों को ये इसमें ज्यादा मजा आता है। पर इसके विपरीत एक और कम्युनिकेशन है, नंबर 3, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसको हम कहते हैं थर्ड टाइप, प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन। इस प्रोबेबिलिटी चेन में हम कहते हैं 1 to anyone in the organization। 1 to anyone in the organization। सॉरी। इसमें हम कहते हैं information past is not important। दोस्तों, information past is not important but interesting। एक मसाला खबर होती है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट इंटरेस्टिंग होता है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट इंटरेस्टिंग होता है। वहां पर 1 to anyone in the organization। इस प्रोबेबिलिटी चेन के थ्योरी को चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करता हूं, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्लास में लेक्चर कंप्लीट किया, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आए कुछ डाउट डिफिकल्टीज लेकर, आधे स्टूडेंट्स चले गए थे। मैं उस स्टूडेंट को कहता हूँ, बेटा यार कल लेक्चर नहीं होगा, मैं बोलना भूल गया हूँ। डोंट वरी सर, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, आई इन्फॉर्म एवरीवन। वो बाहर जाके जो भी मिल रहा है, जिनको जान पहचानता है उसे पता है क्लास का स्टूडेंट, अरे कल छुट्टी है, बोला क्या कल छुट्टी है। अब जिनको उसने क्लास में एक बार भी कभी बात नहीं किया, उसे पता है क्लास का स्टूडेंट है, सबको बोलते जा रहा है क्लास कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन नॉट इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग है। इसके विपरीत आप देखो, अगर क्लास के लिए सब आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं,
और एक स्टूडेंट जो पहले क्लास में आया, मैंने उसे कहा यार मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, शायद से मैं आज क्लास को छुट्टी दे रहा हूँ। ये सर टेक केयर, सर टेक केयर, डोंट वरी। यार सबको बोलना डोंट वरी सर, आई इन्फॉर्म। वो बाहर जाके जो भी क्लास में आ रहा है मत जा, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। एवरीवन ही इज पासिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, वन टू एनीवन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिनको वो नहीं जानता है बट पता है क्लास का स्टूडेंट, उसको भी बोल रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। जब आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करनी है, इंटरेस्टिंग कम्युनिकेट करनी है, इंटरेस्टिंग, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी चेन का इस्तेमाल करते हो। प्रोबेबिलिटी चेन, इस प्रोबेबिलिटी चेन के अंदर और क्लस्टर चेन के अंदर फर्क क्या है? क्लस्टर चेन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स को। प्रोबेबिलिटी चेन में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंटरेस्टिंग होती है। अरे समझ रहा है कि नहीं? मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगले महीने कोई टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हो रहा है, काम को छोड़ के कुछ और है ना, वो इंटरेस्टिंग। कोई टूर्नामेंट होने वाला है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, यू आर पासिंग ऑन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, किसको पार्टिसिपेट करना, चलो आ जाओ, सबको आप मैसेज दे रहे हो। एवरीवन यू आर पासिंग ऑन द मैसेज, वन टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन और एनीवन। अरे समझ रहा है कि नहीं? 3 टाइप्स देखे अभी तक। पहला टाइप क्या था? अरे बोलो, सिंगल स्टैंडर्ड चेन। उसका मीनिंग क्या था? 1 to 1 लीस्ट एक्यूरेट। नंबर 2 क्लस्टर चेन, 1 to trustworthy individuals, few trustworthy, more prominent, most popular. Number 3 probability chain, 1 to anyone, because the information is not important, it is interesting. And last one जो अक्सर स्टूडेंट्स क्लासेस में भी फॉलो करते हैं, नंबर 4 गॉसिप चेन। ये जो गॉसिप चेन होता है ना, हम कहते हैं इट इज डिस्कशंस डैश करके ऑफ द जॉब नेचर, जिनका आपके वर्क से या जॉब से कोई लेना देना नहीं होता है, वैसा डिस्कशन जब वर्क प्लेस पर होता है उसे हम कहते हैं गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, गॉसिप चेन में जो इन्वॉल्व होने वाले लोग होते हैं, इनका क्या होता है, इनको जब कोई बात पता चलती है तो इनको जब तक ये बात ये सब लोगों तक कन्वे ना कर देना, इनको चैन ही नहीं पड़ता। मतलब और ऐसे आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलेगा? ऐसा एक आध व्यक्ति मिलेगा, वैसे ही हर फैमिली में मिलेगा। कोई ऐसे लोग होंगे जिनको एक बात पता चलने पर जब तक सबको वो कन्वे ना कर दे तब उनको चैन नहीं पड़ता, और ये लोग गॉसिप चेन के मुखिया होते हैं, मुखिया कहते हैं इनको। ये गॉसिप चेन में बराबर सबको इन्वॉल्व कराते हैं, जिसको इन्वॉल्व नहीं भी होना उसको भी इन्वॉल्व करा देते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। नहीं आपका नहीं दूंगा। इन माय ऑफिस व्हेन आई वाज इनटू प्रैक्टिस, मी एंड माय ब्रदर वर जस्ट सिटिंग इन आवर केबिन। हमारे आर्टिकल क्लर्क का एग्जांपल दे रहा हूँ। One of our girl article clerks, I'll not name her over here, now she's a CA. So she had come 15 to 20 minutes late in the office. 11 बजे का टाइमिंग था, she had come around 11:20, 11:25. Fine, you can understand. All other articles had already come on time and they had started their work. Now when she came, she directly came to our cabin and she started giving us explanation why she was late. Okay, we got it. We told her you go and you start your work. Now what she should have done? She should have gone and she should have started her work. She did not do like that. When she went to her seat, her friends sitting next to her, when they were working, she started talking with them. तुला काय सांगू, आज मला लेट झाला, मग मी पाय निघाले, मग मला बस सुटली, मग मी रिक्षा घेतली, रिक्षा घेऊन पकडून, and all फलाना ढिमका started. Now यहाँ पर आप गॉसिप चेन में इन्वॉल्व हो और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप ऑफ द जॉब नेचर के अंदर क्या कर रहे हो? इन्वॉल्व कर रहे हो। काम करते वक्त अक्सर लोग कहते हैं अरे मैं अभी लास्ट वीक दंगल देख के आया, तूने देखी? कहते मैंने नहीं देखी, जाना है यार। अब वो काम कर रहे हैं, काम करते करते डिस्कशन चल रहा है। दैट व्हाट इज दैट? गॉसिप चेन, हैविंग ऑफ द जॉब नेचर। इसका एक्चुअल वर्क से कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये भी एक टाइप है गॉसिप चेन। बट ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर गॉसिप चेन ज्यादा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को कभी अटेन नहीं कर पाता है, बिकॉज गॉसिप चेन विल डिस्टॉर्ट द ऑब्जेक्टिव्स, विल नॉट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। और यस और नो? 4 टाइप्स फॉर्मल के देखे, 4 टाइप्स इनफॉर्मल के देखे। अब एग्जाम में इस टाइप्स पर भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट ऑन ग्रेप वाइन एंड टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन।
डरने का नहीं। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन मतलब इनफॉर्मल, मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी फॉर्मल है। अरे ये सुनो दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड, आपके नोट्स में पेज नंबर 163 से जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वहां से लेकर मैंने अभी पेज नंबर 170 तक लगभग 8 पेजेस का डिस्कशन कर लिया। आपके नोट्स में आ जाओ सब लोग मेरे साथ, प्लीज सब लोग मेरे साथ आएंगे। 163 पेज नंबर फर्स्ट, 163 पर मेरे साथ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है वहां पर? अरे बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन? दिख रहा है दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पर, उस डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद उसमें आप नीचे देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ये हमने डिस्कस किया। अरे बोलो ना, उसी में कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या रोल प्ले करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, टू डेवलप मैनेजर स्किल्स होगा, नीड फॉर कम्युनिकेशन। उसमें अब देखो, व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, ये भी देखा ना। अरे बोलो ना, टफ कंपटीशन को मीट करना है तो कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। स्पेशलाइजेशन बढ़ता है कम्युनिकेशन से, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस, ये सारे अच्छे होने के लिए होते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? उस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में यू विल सी, वो जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम में आप देखोगे मैंने एग्जैक्टली वो जो पॉइंट्स है, आइडिया, उसके बाद बोलो yes, yes. आइडिया के बाद सबसे पहले वहां पे क्या आ रहा है? सेंडर। सेंडर एक आइडिया जनरेट कर रहा है, आइडिया को एनकोड कर रहा है, ट्रांसमिशन मतलब उसे एक चैनल के तहत कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर तक, रिसीवर रिसीव कर रहा है, डीकोड कर रहा है, उसे अंडरस्टैंड मतलब बिहेवियर ऑफ रिसीवर है, और उसके बाद उसका क्या है? फीडबैक है। अरे हमने ऐसे ही वो डायग्राम ड्रॉ किया ना। अब नीचे देखना, वहां पर सेंडर, मेरे साथ मार्क करना, सेंडर के साथ एग्जैक्टली उस सेंडर वर्ड में क्या होना चाहिए? मे बी अ स्पीकर, राइटर और एनी अदर पर्सन। आइडिया में आ जाओ, प्रिलिमिनरी स्टेप इन कम्युनिकेशन। आइडिया इज द कंटेंट एंड बेसिस ऑफ द मैसेज। देन मैसेज में आओ, मैसेज में हम कहते हैं इट इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी वर्बल और, अरे बोलो, नॉन वर्बल, जैसे मैं हाईलाइट कर रहे हैं ना सब लोग। एनकोडिंग में आओ, एनकोडिंग, टू पुट एन आइडिया इनटू वर्ड्स, आइडियाज आर कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स और सिंबल्स। देन ट्रांसमिशन में आओ, transmitted through various media and channels of communication, connects the sender and receiver. Receiver में आओ, person or group for whom the message is meant, listener, reader or viewer. Then decoding में आओ, translation of symbols encoded by the sender into ideas for understanding. सबको समझ रहा है ना ये? Then उसी डिकोडिंग में मार्क करना, इफ द रिसीवर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, द कम्युनिकेशन इज इनइफेक्टिव। देन बिहेवियर ऑफ द रिसीवर में आओ, रिस्पॉन्स बाय द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंडर, जो उसका रिस्पॉन्स है वो उसका बिहेवियर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एंड फीडबैक द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द डैश एलिमेंट। अरे बोलो, की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन। मैंने कहा था ना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? फीडबैक। एंड इट इज द ओनली वे ऑफ जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितना असरदार हुआ है वो फीडबैक से पता चलेगा। फीडबैक्स कैन बी
Like the message can be oral, written or non-verbal. It has to be collected from the receiver. I hope you're getting it. सबको समझ रहा है? उसके बाद channel of communication. I'll say जो क्वेश्चन दिया, you can just read what is channel of communication. What are the different channels of communication in organization? पहला formal channel, दूसरा informal channel. Then formal channel में आओ, 7th question, what is implied by formal channel of communication? You underline officially prescribed route for the flow of communication. Then formal channels are deliberately related to ensure that accurate information flows smoothly and timely. I hope you are marking along with me. सब लोग, मैं ये मार्क इसलिए करके दे रहा हूँ बिकॉज कम समय में आपके वो पॉइंट्स आप वहाँ पे मार्क करो, घर में पढ़ते हो उन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ. वेरियस फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मार्क करके दे रहा हूँ ताकि आप घर में पॉइंट्स बनाते हो इसको रेफर करोगे. आपने तो क्लासरूम डिस्कशन लिखा है, इसका भी सपोर्ट लोगे. फॉर्मल में therefore there exist in an organization two channels of communication. Formal channel of communication में आप आ जाना, उसके बाद नीचे इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, दोनों चैनल्स ऑर्गेनाइजेशन के. और फिर ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, उस डायग्राम के नीचे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है. पहला डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड, तीसरा अरे बोलो हॉरिजेंटल, देन डायगोनल ऑल्सो नोन एज क्रॉसवाइज. उसके बाद फॉर्मल चैनल के एडवांटेजेस मतलब मेरिट्स है, मेरिट्स में आप अंडरलाइन करो. इंफॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्डरली एंड स्मूथ वे, हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंश्योरिंग कंट्रोल उसी में. देन नंबर 3 बेटर अंडरस्टैंडिंग. देन नंबर 4 only ensure that only essential and necessary information passed. Then covers all subsystem of an organization. मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमने कहा था, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ध्यान रखना. देन डिसएडवांटेजेस में स्लो एंड रिजिड मतलब क्या, टाइम कंज्यूमिंग. ओवरलोडेड, सुपीरियर्स आर ओवरलोडेड एज दे हैव टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन. नैरो चैनल, ओवर फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसिव. और ये सब देखा है ना. और यस और नो. इनफॉर्मल में आओ, इनफॉर्मल के अंदर यू अंडरलाइन नॉट ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड. It flows through corridors to water coolers, down hallways, through lunch rooms, and where every workman get together in groups. Informal communication coexist along with अरे बोलो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सप्लीमेंट्स इट मतलब क्या, असिस्ट इट, हेल्प्स इट. ग्रेप वाइन इज इक्वल टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल. लोगों की इच्छा होती है फॉर्मल चैनल के बगैर कम्युनिकेट करना, उसे ग्रेप वाइन कहता है. नो एनी डेफिनेट रूल्स, नो सेट लाइन्स, spreads like grapevine in any direction. किसी भी डायरेक्शन में होता है ये. और yes or no. Then grapevine steadily takes place when workmen are faced with uncertainties. Then certain possibilities of certain changes in organization. Workmen are physically situated close enough. Then types of grapevine, types of informal. पहला सिंगल स्टैंडर्ड चेन. सिंगल स्टैंडर्ड चेन में हम किसे मार्क करेंगे बोलो, 1-to-1, वन पर्सन कम्युनिकेट विथ ओनली वन पर्सन. उसके बाद गॉसिप चेन दिया है. गॉसिप चेन में वन पर्सन कम्युनिकेट्स विथ मेनी पर्सन्स, इनफैक्ट वी कैन से एवरी पर्सन. देन प्रोबेबिलिटी चेन में टेक्स प्लेस बिटवीन मेनी पर्सन्स, बट उसमें आप अंडरलाइन करना यस, conveyed from one person to another irrespective of the fact that they are related to each other or not. मतलब आप यहां पर प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो ना. देन क्लस्टर चेन, वन पर्सन कम्युनिकेट्स विद मेनी अदर पर्संस बट सिलेक्टिवली. क्या दिया है, सिलेक्टिवली. उसके आगे मार्क करना whom he knows very well and can trust. अरे
and can trust. Mark किया? This is known as cluster chain because one person while conveying message may form a cluster. और वो जो डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, उस डायग्राम में देखना पहला सिंगल स्ट्रैंडेड चेन दिख रहा है, देन क्लस्टर चेन में देखो ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स है, प्रोबेबिलिटी में आप किसी को भी पास ऑन कर रहे हो, एंड गॉसिप में तो सबको ही दे रहे हो. एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल, फ्री फॉर्म चेता FRM, फ्री फ्रॉम फॉर्मल लाइंस. ओके, फास्टर एंड क्विकर है, नो चेन ऑफ कमांड है, देन मे सप्लीमेंट फॉर्मल चैनल, provides feedback to managers on reaction of decision, draws employees closer to each other. मतलब यूनिटी. अरे yes or no? डिसएडवांटेजेस में आ जाओ, और कैरीज हाफ ट्रूथ एंड डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन. अरे yes or no? People are likely to be misinformed and misled. No chain of command, difficult to fix responsibilities. Information transmitted is contradictory in nature, less orderly, less static. Image may be spoiled. Yes, we have completed till this part. सबको समझा? बट क्वेश्चंस हमारे कहाँ तक हुए? पेज नंबर 186 पर आओ. इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है मैंने आपको इसमें प्रो भी बताया. आप देखोगे पेज नंबर 186 पर पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. दोस्तों घर में इसको सामने रखकर आपको आंसर्स बनाने. पेज नंबर 186 पर दिए हुए क्वेश्चंस के अनुसार आप नोटबुक में आंसर्स बनाओगे. क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो? सेकंड, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. लिख सकते हो? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. आई विल से इन फैक्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट आल्सो. बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक अच्छे कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, वो भी देखा है. तो आई कैन से आउट ऑफ दैट 8 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस. व्हाट इज लेफ्ट इज दिस 5th वन एंड 7th, 8th में शॉर्ट नोट्स है. दैट विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. बचेंगे तो और भी लड़ेंगे.